मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक बिल्कुल अपने छोटे बालक का मतलब उसकी आयु 4 और 18-19 साल की आयु है, जवान का समझ लो, होनहार जवान का कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से है शिक्षा में कमजोरी, संतान का पक्ष कमजोर, व्यवहार का पक्ष और दाम्पत्य जीवन कमजोर और व्यवसाय भी कमजोर। मतलब ये चीजें एक जातक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य सुख और व्यवसाय, और इन्हीं में कमजोरी का वातावरण है। तो विचार करेंगे जातक की कुंडली क्या कहती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं क्या क्या हम बिंदु देखेंगे। यह आपकी कुंडली है, यह लगन का भाव है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, नवम भाव सुख का भाव है और भाग्य का भाव है, और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का है, एकादश भाव आमदनी का और द्वादश भाव खर्च का, और द्वितीय भाव धन का और कुटुंब का भाव है, तृतीय भाव छोटे भाई बहन और पराक्रम का भाव है। लग्नेश अस्त, आपका कोई भी लगन की कुंडली हो कि यहां पर कोई भी राशि आई उसका स्वामी लग्नेश होता है, वो कहीं भी अस्त होगा तो दिक्कत आएगी। क्यों? लगन और लग्नेश स्वयं जातक की जिसकी कुंडली है उसका प्रतिनिधि करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लग्नेश अस्त है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है। पंचम भाव पंचमेश भी अस्त है, लग्नेश भी अस्त है और पंचमेश भी अस्त है। उसके बाद देखेंगे शुक्र पाप करती योग, पुरुष जाति की कुंडली है और पुरुष जातक के लिए हमारे वैदिक ज्योतिष में शुक्र विवाह का कारक ग्रह है, और शुक्र सभी के लिए, कन्या हो या पुरुष हो, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र सभी भौतिक सुखों का कारक है, शुक्र अच्छे वाहन का कारक है। जिसका शुक्र पीड़ित हो जाता है वो, मैं ये समझता हूं, उसका नरक तुल्य जीवन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो शुक्र पाप करती योग में सप्तमेश द्वादश भाव में है। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? द्वादश भाव भी एक भोग का भाव है, खर्च का भाव है। तो देखते हैं जातक पत्नी क्या करती है। अष्टम राहु पर पितृदोष है, ये अष्टम भाव है, इसमें राहु आ जाने से प्रबल पितृदोष माना जाता है। अष्टम राहु और द्वादश राहु, ये बहुत बड़े राहु से संबंध में दो आंख मिस करके समझ लो, जिसका अष्टम राहु हो और द्वादश राहु हो, उनका कोई पूर्वज अशुभ योनि में है और उसकी उसकी जो अतृप्त आत्मा है वो घूम रही है, उसको मुक्ति नहीं मिली है। व्यवसाय में हानि या कमजोर, व्यवसाय के लिए दोनों भाव है, ये सप्तम भाव है, दसम भाव है, दसम सप्तम भाव पड़ता है, व्यवसाय में कमजोर है। कालसर्प योग कुंडली में है, कुलिक नाम है कालसर्प योग कुंडली में, और केदार योग भी है। जहां कोई भी जो हमारे 7 प्रमुख राशियां हैं वो 4 भावों में आ जाती है, तो केदार योग होता है, वो सम्मानित जीवन देता है। लेकिन बाकी के भी ग्रह की तो अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अब विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 22 जून 2004 शुक्ल 5 अश्लेषा चरण 4 मंगलवार को हुआ। अश्लेषा चरण 4 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है, उन्होंने शांति भी करा दी है। अगर आप लोगों ने शांति की कोई आशा है तो उसकी शांति करा लेनी चाहिए। आज विचार करेंगे शिक्षा, संतान की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, व्यवसाय की हानि और भाग्य की हानि, इन सब बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। दर्शकों, जन्म के समय पर कन्या लगन में जातक का जन्म हुआ, कन्या लगन के 22 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में तुला राशि में केतु 14 डिग्री विराजमान, वहीं पर अष्टम भाव में मेष राशि में राहु 14 डिग्री 36 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव में शुक्र अपनी राशि में है, नवेश अपनी राशि में, भाग को बलवान होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। दसम भाव में सूर्य 7 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं बुध 11 डिग्री विराजमान है, शनि 20 डिग्री 48 मिनट लेकर विराजमान है। शनि और बुध अस्त है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र क्यों नहीं होना चाहिए? शुक्र से द्वितीय भाव में पाप ग्रह है और शुक्र से द्वादश भाव में पाप ग्रह। शुक्र के दोनों तरफ जब पाप ग्रह आ जाता है तो पाप करके योग में आ जाता है। वो कोई भी ग्रह ऐसा होने दो, वही ग्रह फल नहीं देगा, चाहे मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, उसको बोलते हैं पाप कर दिया, उसको एक बंधन लग जाता है, वो अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। एकादश भाव में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा वहीं पर है, मंगल नीच राशि में है।
तो नीचत्व भंग हो रहा है भाव के लिए, लेकिन चंद्रमा वहां पर है। मंगल तीर्थ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, राशि में है, और तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव का स्वामी मंगल जब नीच राशि में हो गया तो ऐसे जातक में पराक्रम नहीं होता, पराक्रमहीन हो जाता है, वो कुछ भी करके खुश नहीं होता है। द्वादश भाव में सिंह राशि में गुरु 18 डिग्री 15 मिनट लेकर विराजमान है। दर्शकों, कन्या लगन की कुंडली में गुरु 2 केंद्रों का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होता है केंद्र, और गुरु को केंद्राधिपति दोषी लग जाता है और पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। यह हमारे शास्त्रों का कथन है। दर्शकों, कन्या लगन के जातक, इनके स्वामी बुध हैं। साधारण तौर पर इनको बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन द्वेष राशि है। करूं या ना करूं, इनके 2 मन होते हैं, इधर भी उधर भी, करूं या ना करूं। वो कोई भी काम जो है बिना सोच विचार ही कर देते हैं और उनमें हानि उठानी पड़ती है तो नहीं हो पाता है। दूरा सप लेने वाले होते हैं। चारपाई में पड़े पड़े इनकी योजनाएं तो बहुत बनेंगी, लेकिन जैसे ही चारपाई से उठे तो योजना भी गायब हो जाएगी, पता नहीं कहां चली गई। साधारण तौर पर माता जब लगन का स्वामी अगर दसम भाव में होता है तो साधारण तौर पर वह माता पिता का भक्त होता है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, ख्याति भी मिलती है, अच्छा बुरा विचार करने वाला होता है, समझदार होता है, भगवान होता है। परंतु यहां तो लग्नेश अस्त हो गया, कहां से करेगा? ना माता की सेवा करेगा, ना पिता की सेवा करेगा, वो अपना भी काम नहीं कर पाएगा और माता पिता को संभालना पड़ेगा। क्यों? बुध अस्त हो गया, लग्नेश अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया, कोई प्रभाव नहीं। कार्य करने में जल्दी करना, पहले विचारने के तब। भावुक तो होता है लेकिन करेगा क्या? बुध तो अस्त हो गया यहां पर। और दर्शकों, बुध बुद्धि का कारक है और दसम भाव में अगर बुध हो तो व्यापार का कारक ग्रह बुध है, और उसमें दसम भाव में अगर बुध की स्थिति हो तो उसका व्यापार अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और बुध अपनी राशि में है लेकिन अस्त हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो व्यापार में परेशानी आ गई, व्यवसाय में परेशानी आ गई। और बुध व्यवसाय भाव का भी स्वामी है, लगन का तो है ही है, लेकिन दसम भाव का भी स्वामी है, और दसम भाव का स्वामी अपने ही घर में अस्त हो गया। सूर्य देव ने उसको अस्त कर दिया, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं। कैसे भी करता है, थोड़ा बहुत तो छुटपुट दे देता है, त्रुटिपूर्ण से देगा लेकिन देगा जरूर। हालांकि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में दिग्बली है। व्यवसाय में हानि और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, खर्च खूब करने वाला होगा, बाहरी संबंधों से लाभ होगा, भूमि मकान आदि के सुख में कमी आएगी और सामान्य जीवन होगा। ऐसा हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत है कि 50 साल की आयु के बाद उसके पास धन की बहुत कमी हो जाएगी, पैसे की बहुत कमी हो जाएगी। सूर्य देगा तो सही यहां पर, क्योंकि वो दिग्बली है, लेकिन सूर्य द्वादश भाव का स्वामी हो गया और साथ में शनि भी हो गया। सूर्य और शनि एक साथ हो गए, वो बात अलग है, शनि अस्त है लेकिन प्रभाव तो रहेगा। आगे बात करते हैं। चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा दर्शकों एकादश भाव का स्वामी अपनी राशि में ही है। लाभ के क्षेत्र में सफलता देगा, पर्याप्त धन कमाएगा, ऐसा जातक प्रसन्न भी रहेगा। संतान पक्ष को देख रहा है शत्रु दृष्टि से, तो संतान पक्ष से वैमनस्य रहेगा, शिक्षा में कमी रहेगी और उस ऐसे जातक को पिता का बहुत सुख मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा। अकेला ही लड़का है, पिता के पास बहुत पैसा है तो पिता का सुख मिलेगा। ऐसे जातक की ये एकादश भाव में चंद्रमा बता रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और नीच राशि में हो गया। नीच राशि का भंग तो सिर्फ इस एकादश भाव के लिए हुआ है, तो मंगल नीच राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। मंगल राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी होगा, जहां डालेगा प्रकाश वहीं डाले, वो अपनी हानि ही करेगा जहां पर भी देगा। चतुर्दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन और कुटुंब में परेशानी देगा। उच्च दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा है। मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, शिक्षा संतान में कमी की बात बनाएंगे। और मंगल यहां पर अष्टम दृष्टि शत्रु पक्ष को देख रहा है। राहु के भी गुणाएं हैं और छठे भाव में एकादश भाव में पाप ग्रह थोड़ा बलवान हो जाता है, तो शत्रु पक्ष को यहां पर शांत करेगा, उससे विजय प्राप्त करेगा, शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव रखेगा। मंगल यहां पर राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बन गया। अशुभ तो पहले ही है और नीच राशि में हो गया। पराक्रमी होना चाहिए लेकिन पराक्रमी नहीं, वो कुछ नहीं करके खुश होता है।
अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस कुंडली में, क्यों गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, मकान का भाव है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश में चला गया तो सुखों की आस नहीं। और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया। दोषी तो पहले ही होगा, जो बिल्कुल नहीं देने वाला सुख कैसे फल देगा। केंद्राधिपति दोषी हो गया, खर्च अधिक करेगा, भारी स्थानों से उसको थोड़ा सुख मिल सकता है, परंतु घर के सुखों में कमी आएगी और स्त्री के सुख में भी कमी आएगी, न्यूनता रहेगी। घर का सामान्य सुख ही मिल पाएगा। शत्रु पक्ष को देख रहा है, नम्रता से अपने शत्रुओं से काम निकालेगा। और नवम दृष्टि यहां पर अष्टम भाव पर है, आयु अच्छी होगी। राहु और गुरु का नव पंचम योग बन रहा है। गुरु राहु से बलवान है, लेकिन राहु भी कम बलवान नहीं है, 13 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। जैसे ही गुरु अगर राहु की दृष्टि नहीं हो तो यहां पर गुरु द्वादश भाव में सप्तमेश होने के नाते, सप्तमेश गुरु की बात मैं बता रहा हूं, राहु का तो जिक्र ही छोड़ दो। अगर सप्तमेश गुरु या सप्तमेश आपका भी कोई भी सप्तमेश या द्वादश भाव में अगर होगा तो आप ऐसा समझ लो उसको पत्नी अधिक खर्च करने वाली होगी, तो द्वादश भाव खर्च का भाव है और ये पत्नी का भाव है। उसकी पत्नी अधिक खर्च करने वाली होगी और जहां तक कंजूस होगा वो सोचेगा यही खर्च कर रही है तो मैं कुछ बैलेंस में ले आऊं, मैं कुछ भी नहीं करूं। और उसकी पत्नी घर खर्च करने वाली होगी। पत्नी घर के काम काज में अधिक रुचि नहीं लेगी, बाहर सैर सपाटे में ही रहेगी। वो उसकी पत्नी, ऐसे जातक की पत्नी कुछ नहीं करके खुश होगी, बाहर सैर सपाटों में ही रह करके खुश होगी, घर का कोई काम करके खुश होगी। उसका स्वभाव चंचल होगा, उसकी पत्नी का स्वभाव चंचल होगा और दाम्पत्य सुख में कमी होगी। बड़ी आयु में विवाह होगा, जहां तक घर परिवार के कार्य में व्यस्त होकर के पत्नी की ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता और उसी कारण पत्नी की किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है। जहां तक व्यस्त हो जाएगा अपने घर के कामकाज में और उसकी तरफ नहीं देख पाएगा। लेकिन ऐसी पत्नी किसी ऐसे जो सप्तमेश कोई बदनामी भी ले सकता है। द्वादश भाव में पत्नी बदनामी लेगी। जातक की बात नहीं बता रहा हूं, ये उसकी पत्नी की, उसकी जीवन साथी की बात बताओ। और अगर सप्तमेश और आपका भी सप्तमेश ऐसे ही है तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर सप्तमेश पर यहां द्वादश भाव में आप प्रभाव आया है तो मेरे दर्शकों ध्यान लगा करके सुन लो, ऐसी पत्नी आचरण अच्छा नहीं होगा, उसका बहुत ही बुरा आचरण होगा और असामाजिक कार्य करते हुए देर नहीं लगाएगी तो दाम्पत्य जीवन में कमी का कारण बनेगा। शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है। नवम भाव में भाग्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन शुक्र पाप करती योग में, शुक्र से द्वितीय सूर्य है और द्वादश में राहु है। शुक्र अपना फल नहीं दे सकता और शुक्र विवाह का कारक भी है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला भी है, शुक्र भोग विलास का कारक भी है, भौतिक सुखों का दाता है। यहां पर शुभ बंधन में आ गया, शादी में रुकावट, दाम्पत्य सुख में परेशानी, सप्तमेश पहले ही द्वादश भाव में चला गया, राहु की उसके ऊपर पंचम दृष्टि हो गई, ये सारी समस्याएं वाली बात हो गई। ऐसे जातक की पत्नी अगर उसने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया, दोष निवारण में ध्यान नहीं दिया या शुरू से ही ध्यान नहीं दिया तो घर परिवार की, कुटुंब की इज्जत को बट्टा लगा सकती है उसके, क्योंकि आचरण उसका अच्छा नहीं होगा। वो बाहर सैर सपाटे में ही रहेगी, दुनिया उसके ऊपर ओंखें उठाएगी। अब देखो वो तो ऐसे घूमती है, ये घूमती है, घर का काम बिल्कुल खुश करके खुश नहीं रहेगी और जातक को ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी या दसम भाव में अस्त है। साधारण तौर पर हमारे ज्योतिष शास्त्र बताता है पंचमेश जब दसम में हो तो राजयोग होता है और अच्छा भी है। यहां पर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो शनि और बुध की अच्छी युति है। क्यों? बुध लग्नेश है और शनि पंचमेश है, अच्छा याजयोग है। लेकिन दोनों ही तो अस्त हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। अस्त है, पंचमेश दसम में शुभ माना जाता है, परंतु अस्त है तो क्या करेगा। तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है, खर्च भी कर रहा है और गुरु को भी खराब कर रहा है। सप्तम दृष्टि से यहां पर देखा, जहां पर भी देखा वो परेशानी वाली बात देखा, कोई उसमें फल की बात नहीं रहेगी, कुछ ऐसा नहीं रहेगा।
अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम राहु है, अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, द्वादश भाव में है। ये द्वादश भाव भी पीड़ित और गुरु भी पीड़ित आ गया। और सप्तम दृष्टि धन भाव में है, धन की भी हानि और कुटुंब परिवार की भी हानि हो गई। और नवम दृष्टि या सुख के भाव में है, सुख भी जीवन नसीब में नहीं, किस्मत में सुख भी नहीं मिलेगा और माता का स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। ये अष्टम राहु के फल है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है, द्वादश राहु प्रबल पितृदोष। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब की हानि हो गई। पंचम दृष्टि से यहां पर दे रहा शत्रु पक्ष में प्रभावी रहेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर दे रहा कष्ट देगा, यहां पर कष्ट देगा, पाइल्स की बीमारी देगा, पेट के रोग देगा, यहां पर पेट संबंधित बीमारियां देंगे। और नवम दृष्टि से यहां पर केतु देख रहा है, शनि को भी पीड़ित कर रहा है, बुध को भी पीड़ित कर रहा है, सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है। केतु की नवम दृष्टि है, क्योंकि केतु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि यहां पर पड़ती है। और केतु नवम दृष्टि से शनि को भी पीड़ित कर रहा है, बुध को भी पीड़ित कर रहा है, सूर्य को भी पीड़ित। जितने भी दशम भाव में थे पहले ही जो ग्रह नहीं फल दे रहे थे और देना बंद कर देंगे। जो कुछ मिल रहा था थोड़ा बहुत, वो केतु ने आकर के टांग पकड़ के खींच ली, तो व्यवसाय की हानि हो गई। पंचमेश पर केतु का प्रभाव है, शिक्षा की हानि हो गई, संतान की हानि। बुध पर केतु का प्रभाव है, बुध लगने से दिमाग अस्थिर हो जाएगा, सारे सुखों का नाश हो जाएगा। दर्शकों लग्नेश अस्त है, लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है, अस्त है। पंचमेश अस्त है, मैंने आपको बता दिया अस्त है। शिक्षा संतान की कमी आएगी, सुख प्राप्त करते योग में विवाह में बाधा आएगी और दाम्पत्य सुख में कमजोरी आएगी। सप्तमेश द्वादश भाव में पीड़ित है, मैंने पूरा वर्ण उसका सप्तमेश का मुख्य बिंदु करके इसको बता दिया। अष्टम भाव राहु प्रबल पितृदोष है, राहु यहाँ पर धन और कुछ सबकी हानि कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। व्यवसाय में हानि कमजोर, व्यवसाय में हानि मैंने आपको बता दी। शनि और बुध अस्त है, बुध लग्नेश है, बुध व्यवसाय का स्वामी भी है, सूर्य से अस्त है और केतु ने इन सभी को पीड़ित कर दिया, तो व्यवसाय में भी हानि हो गई। काल सर्पयोग कुलिक नाम काल प्रयोग है। द्वितीय भाव में केतु है और अष्टम भाव में राहु है। धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, अनेक प्रकार की परेशानी रहेगी, अपयश रहेगा, खर्च अधिक होगा, आमदनी कम होगी, पैसा रुकेगा नहीं, कुटुंब में अनहोनी घटनाएं होंगी, चिड़चिड़ापन होगा और धीरे धीरे धन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे मटके में से पानी रिस जाता, किसी ने नहीं पिया और बाद में लगेंगे पता नहीं कहां गया, मटका रिस गया। इस तरह से धन खत्म हो जाएगा। काल सर्प दोष अपने आप में प्रबल पितृदोष माना गया है। मैंने आपको हमेशा ही मैं बताता हूं, कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से लेता है। और कार्य ग्रह का पीड़ित होना, अशुभ योग बनाना, कुंडली में यह पितृन या पितृदोष कहा जाता है। उसका वो एक ही उपाय अच्छा है, सरल है, उसका पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें। और ये जो जितने भी ग्रह पीड़ित हो रहे हैं इनका निवारण करें, काल सर्प दोष की शांति करें। और ऐसा जातक बुध का रत्न अवश्य पहने, सुख पाप करते योग में इसका बुध का अवश्य पहने और पंचमेश का भी पहने, शुक्र का भी साथ में पहने पाप करते योग में, यानी भागवती लॉकेट गले में धारण करे, जरूर फायदा होगा। और दर्शकों ये काल सर्प दोष और ये ग्रह दोष ये शांत होते हैं, मिटते नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं, या कभी भूल भी गया हूं तो याद रख लो, ये मिटते नहीं है। जो क्रियात्मक उम्र हमारी बच्चों की है, जो कि 60 साल तक जिन्होंने कुछ करना है, तो हर 5-6 साल के बाद काल सर्प दोष की दोबारा शांति कराते रहना चाहिए। पितृदोष तो आपका मिट जाएगा, आपने पितृदोष शांति कर लिया तो गुरु फल देने लग जाएगा। पितृदोष तो यानी कर्मों का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद जरूरी है ना अच्छे कर्म करना। पूर्ण कर्मों का प्रायश्चित आपने भर दिया, अगर आप कार्य कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तो ग्रह भी अच्छा फल देंगे। दर्शकों आज मैंने आपको, एक बच्चा है जो 18-19 साल का चढ़ती उम्र है और उसके ये कुंडली देख करके मैंने आपका दोस्त का मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं हमारे बच्चों के लिए और इस तरह का ये अभी से फायदा है, तो जरूरी बात है आप इसको शेयर करें, ताकि बच्चे तो वो सभी के हैं, हमारे अपने हैं, आपके भी हैं, तो सभी का मार्गदर्शन हो। और दर्शकों जिसने शेयर, मैं कहूंगा जिसको अच्छा लगा है वो शेयर जरूर करें, लाइक करें। और दर्शकों फिर कहूंगा कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी
परेशानियों को इस तरह से आपका भी मार्गदर्शन करता है और आपके दूसरे भाई बहनों का भी मार्गदर्शन होता है। मैं तो बोलता हूं, डंके की चोट बोलता हूं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपना नाम लिखिए, डेट लिखिए, समय लिखिए, कहां पैदा हुई, क्या परेशानी लिखिए, मैं जरूर आपका वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों फिर कहूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा नरदेहर तो लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब है ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, इसी प्रकार वास्तविक बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।